मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पिछली वीडियो में आपने मीरापुर विधानसभा सीट के वर्तमान सियासी समीकरणों को देखा। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बुढ़ाना विधानसभा सीट पर वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सिंह बालियान विधायक हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण होने वाले हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। बुढ़ाना विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव वाली सीट है। राजपाल बालियान वहां से विधायक हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं। उस क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं। विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल विधायक दल के नेता भी हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से बुढ़ाना विधानसभा के सियासी समीकरणों को आप देखो, सियासी समीकरण तो लगभग हर सीट के जहाँ इफेक्टिव वोट कंडीशन में है वहाँ के सब जगह के सियासी समीकरण तो गठबंधन बदलते ही बदल गए थे। ये जितनी 2022 के जो विधायक आज हैं वो सारा राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया था। अब गठबंधन दूसरी तरफ है, लोकसभा चुनाव दूसरे गठबंधन से लड़ा गया तो समीकरण तो वहां वैसे ही बदल गया। अब बुढ़ाना सीट का भी समीकरण ऐसे थोड़ा उलटपलट तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ मलिक खाप और गठवाला खाप प्रभावशाली वोट बैंक उनका वहाँ मलिक गठवाला खाप जो उमेश मलिक वहाँ चुनाव लड़े थे और दूसरी तरफ इनके सपा की तरफ से उनके पुराने जिला अध्यक्ष रहे प्रमोद त्यागी, शायद नाम है, हाँ प्रमोद त्यागी, वो चुनाव लड़े थे, वो भी मजबूत दावेदार है। और पूरे प्रदेश में जैसे हम हर सीट पर जिक्र कर रहे हैं वैसे भी लगभग हर सीट पर जिक्र ये आएगा जितने भी आप करेंगे। तो जो मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक ये प्रमुख फैक्टर हर जगह है, ये पहले डिसाइडिंग फैक्टर बनता है बल्कि। और ये 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जातीय समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग भी कहीं ना कहीं सफल हो रही है। बिल्कुल, पीढ़ी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर आ रहा है और वो कामयाब होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में तो दिखाई दिया था खास साफ तौर पर, उसके बाद यूपी में अभी चुनाव आएंगे। हालांकि उससे पहले चुनाव स्थानीय निकाय के भी है लेकिन वो अलग एक जेनर का चुनाव है, वहाँ एक सिस्टम अलग है, उसे तो हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि समीकरण बदले हुए हैं, गठबंधन जो बदले समीकरण भी बदले हैं और कुछ चीज और प्रभावशाली हुई है। चंद्रशेखर आजाद का उभार दलित वोटर में प्रभावशाली है और जो दलित वोट का जो पहले बीजेपी की तरफ जा ही रहा था वो सपा को प्राथमिकता देगा। वो क्या रहा था बीच में कि दलित के पास में आपका मानना है सर? हाँ, मेरा मानना है, क्लियर दिखाई दिया था। अब देखो, जो दलित वोट बैंक था या तो वो बसपा के साथ जा रहा था, वो छोटा मोटा चला गया, चंद्रशेखर के साथ जा रहा था बहुत हल्का सा परसेंटेज, लेकिन जो उसका फिर मोटा स्टेक था वो बीजेपी के साथ जा रहा था, वो हिंदुवाद में जा रहा था, कहे में जा रहा था, वो वहां जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो जो एक बड़ा चेंज आया था राजनीति में, आपको पता ही है कि संविधान खतरे में, वो चीज क्लिक कर गई दलित वोटर के बीच में। दलित वोटर मायावती से बढ़ के मानता संविधान को, अगर संविधान के आड़े मायावती आते हो मायावती को एकदम साइड में रख देगा। ये बात नोट कर ले एक एक आदमी, दलित की मानसिकता यहाँ डिपेंड करती है। इस बात को कुछ पॉलिटिशियन समझते, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो फैक्टर वहां ये था। अब वही क्या हुआ कि चूंकि वही वो जो दलित वोट बैंक था वो जो बीजेपी के साथ जा रहा था वो एंटी बीजेपी जाना शुरू हो गया, चूंकि उन्हें लगा, धन्यवाद, उन्हें लगा कि ये तो संविधान को हमारे जो हमारे सबसे पावरफुल चीज है उसकी तरफ उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो वो जो दलित वोट बैंक है वो फिलहाल भाजपा के खिलाफ जा रहा है। जैसे मुस्लिम वोट बैंक है वो आमतौर पर एंटी बीजेपी वोट करता है, मोस्टली जो बड़ा स्टेक उसका, वो स्थिति है बीजेपी दलित वोटर के साथ। इसके साथ एक चीज और जुड़ गई है कि दलित वोट बैंक के लिए एक विकल्प खुल गया इधर आपका आजाद समाज पार्टी भी, खासतौर पर युवाओं में उनके। और सपा गठबंधन चूंकि बीजेपी नहीं है तो फिर सपा गठबंधन के साथ जाना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें पता अगर हरा कोई सकता है तो ये गठबंधन हरा सकता है। 2 बार प्रूव हो चुका है, 2022 के चुनाव में प्रूव हुआ, 2024 के चुनाव में प्रूव हुआ। तो दलित वोट बैंक के पास और कोई रास्ता बचता नहीं है, ये आज की कंडीशन है। मैं फिर क्या, अगर भाजपा को हराना है तो उनको लगता है कि ये गठबंधन विकल्प है। और अगर कहीं यूपी में आजाद समाज पार्टी का भी इस गठबंधन के साथ गठबंधन बन गया तो और मजबूत चीज बनेगी। फिर तो उन्हें सोचना ही कुछ नहीं है। जी जी, फिर तो सोचना ही कुछ नहीं है। अच्छा लोकेश जी, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री कहीं ना कहीं होनी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और बुढ़ाना भी ऐसी सीट है जहां से वो लड़ सकते हैं क्योंकि मुस्लिमों की आबादी प्रतिशत के हिसाब से 35 और 40 के बीच में प्रतिशत इस पर मुस्लिम वोटर रहा है। नवाजी सालम सपा के टिकट पर वहां से विधायक भी रहे हैं और वो भी एएसपी से तैयारी कर रहे हैं। बड़ी मुख्य बात यह है कि एएसपी से वहां पर नवाजी सालम जो पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब के बेटे हैं वो तैयारी कर रहे हैं। सपा किसको टिकट देगी ये भी महत्वपूर्ण है। और
एएसपी क्या मुस्लिम वोटरों को साध पाएगी या दलित वोटरों को अपने पाले में रोक पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट है। तो किस तरह से देखते हैं? मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जब मुझसे कोई पूछता है कि मुझे क्यों उम्मीद लगती है कि गठबंधन बनेगा आजाद समाज पार्टी का और सपा गठबंधन का, उसके पीछे जो मूल सोच है ना परवेज भाई, वो ये है, जो मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि अखिलेश या कांग्रेस ये कोई मूर्ख खिलाड़ी तो है नहीं, स्थिति समझ रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। उन्हें पता है कि अगर अब आजाद समाज पार्टी उस कंडीशन में नहीं है, अगर कहीं इन्होंने ये गठबंधन इनके साथ बनकर खड़ा हो गया, तुम्हारे खिलाफ एक तीसरी पार्टी बनकर खड़ी हो गई, तो हमें बहुत सारी सीटों पर नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी सीट हम जीतते जीतते हार जाएंगे। तो ये गठबंधन बनना इसलिए भी मजबूरी है। अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी पार्टी है, ऐसी कुछ सीटें वो दे सकते हैं गठबंधन में। इस बार बड़ा दिल वो करेंगे और करना भी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, करना चाहिए। अगर आपको बीजेपी जैसे दानव जो मानते लोग बा कि ये विपक्ष वाले के हमारे दानव हैं, हमें खा गई, अगर आपको लगता है कि बीजेपी आपके लिए दानव है पॉलिटिकली, तो आपको फिर इस तरह के तो बड़े दिल करने पड़ेंगे, और अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है गठबंधन इनका होगा, ओवैसी भी शामिल होंगे। और उसके बाद फिर क्या समीकरण होंगे? अगर आप ओवैसी की भी एंट्री गठबंधन में कर रहे हैं, फिर तो वही पोलराइजेशन वाला चुनाव हो जाएगा। लगता नहीं पोलराइजेशन हो पा रहा है। पोलराइजेशन कहाँ हो पा रहा है बताइए, कहाँ हो पा रहा है? अब चुनाव पोलराइजेशन से तो हो ही नहीं रहा है। बिहार में पोलराइजेशन हुआ क्या कहीं? चुनाव भले बीजेपी जीत गई हो या वो जीती, लेकिन पोलराइजेशन तो नहीं हुआ ना। तो मुझे भी अब ये स्थिति बन नहीं पा रही है। देखो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो बुढ़ाना में आप ये मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई ये पहली बार नहीं हुआ कि बड़े बड़े कैंडिडेट को आमजन ने नकार दिया जब उसने भारतीय जनता पार्टी को की विचारधारा के वोटर को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जोर लगाना पड़ा, तो उन्होंने बड़े बड़े कैंडिडेट को नकार दिया। उसका जीता जागता उदाहरण जी जनपद से हम आप आते हैं, उसमें कई चेहरे ऐसे थे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब कुछ चीजें बड़ी अजीबोगरीब होने लगी हैं। अगर राजनीतिक दल, आपको लगता है कि अगर राजनीतिक दल वैचारिक रूप से एक नहीं होंगे या मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आम जनता या वोटर वो फैसला ले लेंगे कि हम ठीक है? उसे पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कि चुनाव जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ने लगती है ना, फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। फिर वो देखती है कि ये आदमी कहाँ है। देखो रिकॉर्ड सबके पास। अब ओवैसी के बारे में एक मूल यहाँ फैला हुआ है, ओवैसी को लेके एक जो जनमानस के मन में एक धारणा बन चुकी है, मुस्लिम के बीच में भी मोस्टली बन चुकी है। कुछ जो कट्टरपंथी मुस्लिम है या उनकी बात मैं नहीं करता, दूसरे हिसाब सोचते हैं, लेकिन एक धारणा बन चुकी है कि बीजेपी की सारे जो मायावती के बारे में धारणा बनी हुई है, वही धारणा ओवैसी के बारे में भी यूपी में मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, कि ये बीजेपी के सारे पे काम करते हैं। वो करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन धारणा एक मैसेज तो है, ये एक नरेशन तो खड़ा हो गया। अब अगर ऐसे नरेशन एक परसेप्शन बन गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत प्रभावशाली स्थिति में जा पाएंगे। और यही वजह है, इनके सामने मजबूरियां हैं कि इन्हें एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आना तो पड़ेगा ही। तो बुढ़ाना विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलके हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।